तो पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा समय लगाने के बाद थोड़ी कहते हैं ना ठोकर खा के कराई, तो इस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र यानी कि कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? मीडियम पार्टिकल ऑक्सीलेट्स बट डोंट लीव देयर प्लेस, मतलब ऑक्सीलेट तो करेंगे, मीडियम पार्टिकल ऑक्सीलेट करके हीट ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अपनी जो प्लेस है, जो स्थान है, उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि हम किसी को हीट करते हैं, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, इस लोने ने हीट किया, इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हीट कुछ देर बाद इसके हाथ में पहुंच जाएगी और इसका हाथ एकदम लाल लाल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिक्विड के अंदर ही जैसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वाला जो पार्टिकल है, इसका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिंपल सा याद रखो कि डेंसिटी कम हो जाएगी। और हम भाइयों बहनों वैसे भी तो जानते हैं कि रो इक्वल टू रो नोट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यानी कि माइनस में आ रहा है ना यहाँ पे, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो माइनस वाली टर्म और ज़्यादा बढ़ेगी। तो 1 में से कोई मान लो 10 घटाओगे तो -9 बचेगा, तो गामा इज इक्वल टू -9 है ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये गामा जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि माइनस लगा इसके फॉर्मूले में, डेंसिटी के फॉर्मूले में। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ की डेंसिटी होगी कम, डेंसिटी कम होगी यानी कि वो हल्का हो जाएगा और ऊपर उठेगा। ये जब ऊपर उठेगा तो इसकी जगह भरने के लिए ये लेफ्ट वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसकी जगह को भरने के लिए ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई, तो ये जो ऊपर गया था हमारा पहला बंदा, ये इधर लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो ये है कन्वेक्शन, यानी कि मीडियम पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, और ये जो कन्वेक्शन है ये किसके अंदर देखने को मिलता है? कन्वेक्शन देखने को मिलता है फ्लूइड्स के अंदर। अच्छा, और ये जो कंडक्शन था ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि रोड वगैरह, और ये जो कन्वेक्शन है 2 नंबर वाला फ्लूइड्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन यानी कि थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है रेडिएशन, और रेडिएशन यानी कि हीट ट्रांसफ़र होगा लेकिन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, यानी कि उसके अंदर हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम हो या ना हो रेडिएशन होगा। मीडियम होगा तो भी रेडिएशन हो जाएगा, मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो भी रेडिएशन तो हो ही जाएगा। नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। मीडियम के जो टेम्परेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि कोई लोहे की जो रोड होती है वो एकदम गर्म करके हमने छोड़ दी, तो यहाँ पर उसकी हीट हमें महसूस हो सकती है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी कि मीडियम का जो टेम्परेचर है, मीडियम यानी कि ये, हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया, कि यहाँ पर इसको अगर छोड़ देंगे तो हम इसको देख के नहीं बता सकते कि उसका टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं। इसके पास जब ले जाएंगे हम तब हमें उसकी जो हीट है वो महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि इतनी दूर हाथ है तो फिर भी हमें महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ इसका जो मीडियम है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इसके टेम्परेचर के अंदर। फिर तो हम सबसे एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडक्शन को। कंडक्शन में हमें क्या पढ़ना होता है? हीट करंट। हीट करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एच इक्वल टू हीट करंट। अच्छा, हीट करंट मतलब कि रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो को बोलते हैं हम हीट करंट, लेकिन इसको रेट ऑफ हीटिंग या फिर रेट ऑफ कूलिंग नहीं बोलते। ये क्रॉस कर लेना, रेट ऑफ हीटिंग या फिर रेट ऑफ कूलिंग नहीं बोलते। रेट ऑफ कूलिंग हम न्यूटन्स लॉ से देखते हैं, और रेट ऑफ हीटिंग यानी कि पावर। तो हीट करंट सिंपल सा है कि हीट का करंट, करंट यानी कि किसी चीज़ का फ्लो, तो हीट का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, इसको बोलते हैं हीट करंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला हीट करंट H इक्वल टू Q बाई टी है ना, तभी तो ये हीट करंट। ये फॉर्मूला हमें इसके नाम से ही याद हो गया। हीट करंट इज इक्वल टू करंट यानी कि रेट ऑफ फ्लो। जैसे अगर वो इलेक्ट्रिक करंट है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो हीट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये तो नाम से याद हो गया। दूसरा ट्रिक से याद करेंगे, हीट इज इक्वल टू काट ले, तो के ए डेल्टा टी अपॉन एल। के क्या है? के है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, ए क्या है? उसका एरिया, मतलब जो रोड हमने ली है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि इस एंड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस एंड के अक्रॉस मान लेते हैं कि 17 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 30 का।
ओके, एल क्या है? एल है इसकी थिकनेस, यानी कि ये लंबाई। हीट यहाँ से फ्लो करेगी तो इतनी लंबाई तक वो फ्लो करेगी, है ना। ये है एल। एल यानी कि थिकनेस। लेंथ और थिकनेस यहाँ पे सेम है, ये याद रखना। तीसरा फॉर्मूला H इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर इक्वलेंट। डेल्टा टी अपॉन आर इक्वलेंट यानी कि डेल्टा टी को हमने यहाँ रखा और के ए अपॉन एल को हमने लिख दिया आर इक्वलेंट। इसको एनालॉजी से समझते हैं। आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टिविटी और लेंथ अपॉन एरिया। यही केस हमने यहाँ पे किया है। रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन के ए और अपॉन ऊपर एल। ठीक है, ये है आर। तो इसको अगर हम पलट दें, के ए अपॉन एल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर हो जाएगा। यही हमने किया है। ऊपर हीट के फॉर्मूले हमारे पास क्या था? हीट इक्वल टू काट ले, यानी कि यही तो था। ये एल ए के, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। तो टी अपॉन के, इसको क्या लिख सकते हैं? आर, 1 अपॉन आर लिख सकते हैं इस पूरे को। हीट इक्वल टू काट ले। अब आर क्या होता है? 1 अपॉन के ए बाई एल होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वही है, सेम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे के ए ऊपर लिखा है, एल नीचे लिखा है, यानी कि इसको 1 अपॉन आर लिख सकते हैं हम इस पूरे को। तो इस पूरे को लिख दिया हमने 1 अपॉन आर। ये क्या बन गया? टी बाई आर इक्वलेंट। यही यहाँ पे लिखा है, हीट इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर इक्वलेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, आर क्या है यहाँ पे? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस जो अभी हमने ड्राइव किया, 1 अपॉन के एल बाई ए। 1 अपॉन के यानी कि 1 अपॉन कंडक्टिविटी यानी कि रजिस्टिविटी। ठीक है, के इन्फिनिटी किसके लिए होता है? के इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी उसकी इन्फिनिटी है, यानी कि मतलब रेजिस्टेंस उसका होगा 0, क्योंकि कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है, यानी कि कोई रुकावट नहीं है। और के 0 यानी कि कंडक्टिविटी 0 है, कंडक्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि परफेक्ट इंसुलेटर है वो। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन का है? तो उसके अंदर जो एरिया होगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सेम होगा। मान लीजिए कि 2 रोड्स हैं जिसकी एक की थिकनेस है L1, एक की थिकनेस है L2। थिकनेस तो डिफरेंट है इसकी, ये तो L1 है, ये L2 है, तो थिकनेस तो डिफरेंट है ना, L2 ज़्यादा थिक है। ओके, लेकिन इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ये सेम है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो तो वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करो आप। दूसरा पूछा जाता है कि हीट कितनी होगी मिड पॉइंट पे, जंक्शन पे, है ना। तो पहले देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि के इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट की इक्वेशन से आएगी, यानी कि हमें डायरेक्ट के इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हम। के इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। अब सीरीज है तो सीरीज के अंदर रजिस्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन के अपॉन ए, यहाँ से हम के इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये इक्वेशन याद रखो कि के इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालनी है अपने को। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि टोटल हीट करंट फाइंड करना है अगर इसमें। तो हीट करंट इज इक्वल टू H अपॉन डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमने निकाली है ये डाल देंगे। तो डेल्टा टी अपॉन R1 अपॉन R2, सीरीज है तो R1 अपॉन R2। तो डेल्टा टी अपॉन, और फिर इनको खोल के लिख देंगे, जो भी वैल्यू होगी इनको आगे आप सोल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि मिड पॉइंट पे अगर 3 रोड हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे इसके 0 डिग्री सेल्सियस है एक एंड, दूसरे एंड पे यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। पूछा है कि मिड पॉइंट पे जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा, कॉमन टेम्परेचर इनका कितना होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो कि इस कॉमन टेम्परेचर पर सेम क्या होगा, यानी कि यहाँ से भी हीट फ्लो करके आएगी, यहाँ भी हीट फ्लो करके आएगी, हीट फ्लो करके आएगी। यहाँ पर सेम क्या है, हीट सेम है यहाँ पे। ठीक है, हीट फ्लो सेम है यहाँ पे। ओके, हीट फ्लो सेम है, तो यहाँ पे टी मिड निकालने के लिए हम हीट फ्लो का फॉर्मूला लगा देंगे। हीट फ्लो यानी कि हीट फ्लो का फॉर्मूला लगाने के लिए, हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, काट ले। तो K1 A1 T1 अपॉन L1,
प्लस K2 T2 अपॉन L2 K3 A3 T3 अपॉन L3 अपोन में अब हमें तो टेम्परेचर ही चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टेम्परेचर है ना, और राइट हैंड साइड के अंदर K1 A1 L1 भी आ गया। तो इसको कट करने के लिए ताकि डायमेंशन सेम रहे हम नीचे K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2 इनको ऐड कर देंगे। यानी कि ये भाई साहब कहना ये चाह रहे हैं टी मिड निकालना है मेरे को, ठीक है। टी मिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सेम क्या है ये देख लो, उस जंक्शन के ऊपर हीट फ्लो सेम है यानी कि H सेम है, H1 H2 H3 ये सेम है। अब H1 क्या होता है K1 A1 T1 प्लस ये क्या होता है K काट ले भी है ना K2 A2 T2 अपॉन L2 K3 A3 अपॉन T3 अपॉन L3। अच्छा अब ये तो हमने लगा दिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे था LHS में टेम्परेचर ओनली, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन मैच नहीं हो रही, टेम्परेचर के साथ में ये फालतू चीज़ें भी आ रखी है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को छोड़ के बाकी जो भी बचा उसको नीचे एज हूबहू डिवाइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ में इसकी डायमेंशन अगर x होती है ना, डायमेंशन तो सेम होगी x, तो यहाँ पर ये करने से नीचे भी x हो जाएगी, तो x कॉमन लेके कट जाएगा। तो LHS के अंदर भी टेम्परेचर की डायमेंशन होगी और RHS के अंदर भी टेम्परेचर की डायमेंशन होगी, तो डायमेंशनली हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। और इसी से हमने ये फॉर्मूला याद किया मिड पॉइंट का जंक्शन निकालने के लिए। ये देखो कि हीट फ्लो वहाँ पे सेम होगी, हीट फ्लो का फॉर्मूला लगा दो K1 A1 T1 अपॉन L1 K2 अपॉन नीचे टेम्परेचर, फिर डायमेंशन एनालिसिस करके दोनों का इक्वल कर दो डायमेंशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता कैसे चलेगा, सबसे पहले उसके अंदर थिकनेस सेम होगी, थिकनेस यानी कि लेंथ सेम होगी। तो अगर डायग्राम दे रखा है हमें है ना, यहाँ पे T1 सोर्स है, यहाँ पे T2 का सोर्स है, टेम्परेचर मेंटेन हो रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो रखा है इन दोनों के बीच डेल्टा टी इक्वल टू T1 माइनस T2, बड़ा माइनस छोटा करेंगे क्योंकि डेल्टा टी होता है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर स्केलर है ना, नेगेटिव चेंज होगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा, ओके। इन दोनों की लेंथ सेम है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो हीट यहाँ से फ्लो होगी तो इसको भी इतनी थिकनेस पार करनी पड़ेगी, इसको भी इतनी थिकनेस पार करनी पड़ेगी, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में थिकनेस होती है सेम, थिकनेस यानी कि लेंथ होती है सेम। के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वही आर इक्विवेलेंट से, के इक्विवेलेंट हमेशा आर इक्विवेलेंट से ही निकाल सकते हैं। पैरेलल के अंदर आर इक्विवेलेंट कितना कैसे निकालते हैं हम, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश डैश, ओके। और के इक्विवेलेंट निकालना है हमें तो आर इक्विवेलेंट को हम वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। आर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो नीचे आ जाएगा लेंथ, ऊपर के ये चला जाएगा, फिर यहाँ से हम के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हम देख लेते हैं लॉज ऑफ रेडिएशन। तो हमने कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन हम पढ़ते नहीं है फ्लूइड के अंदर, यानी सॉलिड के पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट रेडिएशन, ठीक है। तो ये कोई एक स्लैब है, इसके ऊपर क्यू हीट हमने फॉल की, तो इसमें से इसने क्यू ए एब्जॉर्ब कर ली, क्यू आर को रिफ्लेक्ट कर दिया और क्यू टी को ट्रांसमिट कर दिया। रिफ्लेक्ट यानी कि सरफेस से आते ही वो रिफ्लेक्ट हो गई, ट्रांसमिट यानी कि सरफेस के अंदर से वो उसने रिलीज किया है ना। अब इसमें सिंपल सा हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर क्या होता है कि जितनी उसने रिफ्लेक्ट की अपॉन में टोटल हीट जितनी फॉल हुई। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ए इक्वल टू टोटल एब्जॉर्ब्ड हीट अपॉन इंसिडेंट हीट। ट्रांसमिशन टोटल ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल इंसिडेंट, यानी कि मतलब क्यू हीट फॉल की थी ना इसके ऊपर इंसिडेंट। सिंपल सा फॉर्मूला RAT, रेट यानी कि चूहा कितना है, कितना चूहा है, मतलब सॉरी कितना चूहा, कितने चूहे हैं, एक ही चूहा है, तो रेट इज इक्वल टू 1, चूहा तो एक ही होता है, सिंपल सा याद रखो। फिर हम देख लेते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एमिसिव पावर मतलब कि हीट रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये एक गाने की तरह याद रखो इसको, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सेम एज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी क्या होती है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो ये क्या होती है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। ई इज इक्वल टू एमिसिव पावर, एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, और ये क्या होता है, स्टीफन्स लॉ बोलते हैं इसको। एंड ये एमिसिव पावर इज इक्वल टू टी की पावर 4, याद रखना कि ये स्टीफन्स लॉ एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है, ऐसा नहीं है कि
हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, या फिर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर, ई से नहीं करते हैं। ई मतलब कि एमिसिव पावर। अच्छा, ई को हम खोल के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एमिसिव पावर को एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू सिग्मा, कोफिशिएंट को हटाएंगे तो सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4। ओके, तो ये हो गया क्यू ए टी, एनर्जी फॉलिंग ये हो गया इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। अब क्यू बाई टी क्या होता है? पावर, है ना? तो पावर इज इक्वल टू एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ये रटा होना चाहिए। टेम्परेचर हम केल्विन में डालते हैं। जब भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिफरेंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में ले लो चाहे केल्विन में ले लो। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया ना, डिफरेंस नहीं दिया, एक सिंगल टेम्परेचर दे दिया, तो प्रेफर करो हमेशा ऐसा यूनिट में डालने का। ठीक है, ऐसा यूनिट केल्विन के अंदर टेम्परेचर हम रखेंगे। पावर आ गया, पावर क्या होता है? रेट ऑफ हीट लॉस या फिर रेट ऑफ हीट रेडिएटेड, ठीक है, उसको बोलते हैं पावर। अच्छा, तो पावर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, है ना? और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके, और पावर इज डायरेक्टली टी की पावर 4, ठीक है। पावर को हम क्या लिख सकते हैं? हीट पर यूनिट टाइम, तो हीट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के, ओके, और एमिसिव पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 के, तो टी की पावर 4 याद रखना है। अब हम बात करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है। परफेक्ट बोल दिया ना, परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट एब्जॉर्बर होगी, परफेक्ट एमिटर होगी। एब्जॉर्ब कब करेगी? लो टेम्परेचर पे, यानी कि ऐसे मानो कि एक काला आदमी है, वो बैठ के धूप सेक रहा है, तो धूप सेक रहा है तो परफेक्ट एब्जॉर्ब कब करेगा? एब्जॉर्ब करने की जरूरत कब पड़ती है? जब टेम्परेचर कम हो और हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना हो, ठीक है। और एमिट कब करना होता है? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रखा हो तब हम एमिट करेंगे ताकि थोड़ा कूल हो सके। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एट लो टेम्परेचर एंड परफेक्ट एमिटर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एमिट करेगा, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ। हाँ, ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है वो, सिंपल सा। तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, यानी कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वो है 1। और एमीटर, एमीटर को ट्रांसमीटर मत समझ लेना, टी इज इक्वल टू 1 नहीं है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू 1 है, ओके। ये ई क्या होता है? ई होता है एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होती है? एमिसिविटी एक रेशियो होता है, किसका रेशियो? एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब एमिसिव पावर क्या होता है? जो हमने यहाँ पहले पढ़ा था ऊपर, एमिसिव पावर इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आइडियल या फिर नियरली आइडियल ब्लैक बॉडीज कौन सी है? लैम्प ब्लैक हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, आइसोथर्मल इनक्लोजर, यानी कि जो हम ऐसे पढ़ते हैं ना, वो एक यहाँ से लाइट मारते हैं पिन होल वाले में, वो आइसोथर्मल इनक्लोजर, प्लेटिनम और गोल्ड ब्लैक, और सन एक क्या है? सूरज क्या होता है? मामा होता है क्या? सूरज भी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है। अब हम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी, यानी कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बात सही भी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मोशन बढ़ेगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी का हमने फॉर्मूला एटम वाले चैप्टर में पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं ना कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वही बात लिख रखी है भाई ने। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स बी अपॉन टी। बी क्या है? विंस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी होगी हमें। टी क्या है? टेम्परेचर, और खाली टेम्परेचर है तो ऐसा यूनिट केल्विन के अंदर लेंगे इसको। तो लैम्डा मैक्स इसका जो ये रेशियो आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर और लैम्डा तो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू। तो लैम्डा इंटू टी, इनका जो प्रोडक्ट होता है
इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो यानी कि लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2। ठीक है, अब ये ग्राफ है एमिसिव पावर और इधर है हमारा लैम्डा, यहाँ है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर को याद कीजिए हम क्या लिखते हैं, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एमिसिव पावर का जो ग्राफ है इसको हम एक टाइप से मान सकते हैं, है नहीं लेकिन मान सकते हैं किसका, एनर्जी का भी और इंटेंसिटी का भी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, और एमिसिव पावर यानी कि रेडिएशन, हीट रेडिएशन जो भी एक एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एमिसिव पावर का ग्राफ इधर वाई एक्सिस में एमिसिव पावर दिया हो, इंटेंसिटी दिया हो या फिर एनर्जी दिया हो, और लैम्डा के साथ उसका वेरिएशन 3 टेम्परेचर दे रखा है हमको। ठीक है, T1 T2 एंड T3। अब हमें बताना है कि लैम्डा किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर सबसे पहले एक एक्सिस को फिक्स कर देंगे। तो हमने एक काम किया कि इसको फिक्स कर दिया, हमने लैम्डा को फिक्स कर दिया, लैम्डा को मैंने फिक्स कर दिया। अब उसके ऊपर लैम्डा फिक्स करने के बाद इन टेम्परेचर पॉइंट के ऊपर एनर्जी की वैल्यू देख लो, एक एक्सिस को फिक्स करो, दूसरी एक्सिस पे वैल्यू देख लो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, तो इस ये कौन सा है, T1 है, तो T1 के ऊपर एनर्जी कितनी है हमारी E1, इसके ऊपर कितनी आएगी क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जी लिया है ना E2, और यहाँ पे कितनी आएगी E3 क्योंकि ये T3 का है ना। अब क्या करो तुम, अब देख लो तुम कि वाई एक्सिस में E3 सबसे ऊपर है, यानी कि E3 सबसे ऊपर है, फिर है E2, फिर है E1। अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और हमने स्टीफन्स लॉ में भी पढ़ा था जो एनर्जी है क्यूब क्या है, हीट एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एनर्जी जाता है यानी कि T3 ज़्यादा होगा T2 और T1 से। अब हम जानते हैं कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, T3 सबसे ज़्यादा है यानी इसका लैम्डा सबसे कम होगा, बस ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। लैम्डा मैक्स है क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमने जो पढ़ा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B/T। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्स मतलब कि उस एनर्जी की वेवलेंथ जो एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी है ना उसकी वेवलेंथ बता रखी है हमको, मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ है ये, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, वेवलेंथ मैक्सिमम होने का मतलब कि लैम्डा मैक्स एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है एक टाइप से, उस एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है कि मैं उस एनर्जी की वेवलेंथ हूँ जो एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लैम्डा मैक्स। ठीक है, अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख लेते हैं जल्दी से। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। याद रखना रेट ऑफ कूलिंग बोला था भाई ने, हीट लॉस नहीं बोला था, तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में लेना डिफरेंस, बॉडी और रूम या फिर जो सराउंडिंग है तुम्हारी जहाँ पर भी उस बॉडी को रख रखा है। अच्छा तो टेम्परेचर डिफरेंस, रेट ऑफ कूलिंग इज टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब ये होता है कि फॉल इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ, तो डेल्टा टी अपॉन में टाइम, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, तो रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल रेट यानी कि टाइम, और टेम्परेचर फॉल यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, तो T1 माइनस T2 डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 यानी कि डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू के T1 अपॉन T2, यानी कि यहाँ पे हमने लिया एवरेज दोनों टेम्परेचर का, टी सराउंडिंग और टी बॉडी उन दोनों का लिया एवरेज, माइनस टी सराउंडिंग करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें दो टेम्परेचर्स दे रखे हो है ना, और दो डिफरेंट टाइम पे दे रखे हो, तो न्यूटन्स लॉ का सवाल आए तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो, इन दोनों फॉर्मूलाज का आंसर आ जाएगा। तो पहले ये वाली कंडीशन लगाएंगे हम T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू के T1 प्लस T2/2 माइनस टी सराउंडिंग अपॉन में दूसरी बार T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन में दूसरा टाइम, के तो सेम ही रहेगा क्योंकि के क्या है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अपॉन में इन दोनों का एवरेज T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टी सराउंडिंग भी सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर आप रेशो से जिन क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी ना तब तो हम रेशो लगाएंगे, और अगर वैल्यूज़ काफ़ी दूर दूर हो ऑप्शंस के अंदर तो हम ये वाला भी तरीका लगा सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहले 90 से 80 डिग्री मान लो कि एक जो है वो
हमारा कप है, 90 से हमने 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको कूल किया, तो 90 से 80 लेके जाएंगे, है ना, तो टाइम हमें लगेगा कम, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट टेम्परेचर होगा उतना जल्दी वो हीट रिलीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि हीट करंट का फॉर्मूला भी तो होता है ना, हीट इज इक्वल टू काट ले, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी हीट फ्लो होगी, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। तो पहले 90 से 80 यानी बड़े वाले जो लोग हैं 90 और 80 बड़े बड़े, तो इनमें टाइम लगेगा कम, क्योंकि बड़े लोग मतलब जल्दी काम करते हैं सारे के सारे, है ना, पैसे होते हैं खूब तो जल्दी काम करवा लेते हैं। फिर 80 से 70 T2 टाइम लगेगा, तो 80 से 70 थोड़ा नीचे आ गया तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और 70 से 60 मतलब गरीब लोग, इनको कोई भी काम करना हो ज़्यादा टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, है ना। तो T3 सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग निकालने के दो तरीके हमारे पास, एक तो ये है कि न्यूटन्स लॉ से निकाल लो, ऐसे इस रेशियो से, जो क्वेश्चंस में, और ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा तरीका लगाना है बेस्ड ऑन द कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कौन सी वैल्यू दी है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यूज ना दी हो, अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लग रहा, तो हम रेट ऑफ कूलिंग निकालेंगे स्टैंडर्ड तरीके से। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब कि रेट ऑफ फॉलिंग टेम्परेचर जो हमने बताई है, डेल्टा T बाई टी। अच्छा, इसको समझते हैं। रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू फॉल इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट यानी कि टाइम, कूलिंग यानी कि डेल्टा T, और रेट ऑफ कूलिंग पूरा क्या हो गया, डेल्टा T बाई टी। ठीक है, तो हमें हीट वगैरह दे रखी होगी, है ना, और उससे हम रेट ऑफ कूलिंग कैसे डिराइव करेंगे, तो ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े हमें। तो हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, रेट ऑफ हीट लॉस होता है डेल्टा क्यू, हीट लॉस यानी कि डेल्टा क्यू, रेट यानी कि टेम्परेचर, तो डेल्टा क्यू अपॉन टी। ओके, डेल्टा क्यू अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए टी की पावर 4। क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन टी रेट ऑफ हीट लॉस यानी कि पावर की बात कर रहा हूँ मैं, तो पावर क्या होती है, सिग्मा ए टी की पावर 4। अच्छा, पावर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी। तो हमें सिंपल सा ये है कि पावर का फॉर्मूला याद रखो आप, और उससे आप रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला निकाल सकते हो। पावर क्या होती है, सिग्मा ए टी की पावर 4, पावर को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई टी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ओके, अब क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी बाई टी ये रहा, तो इसको यहाँ रख लो और इसको नीचे ले जाओ, सिग्मा ए टी की पावर 4 अपॉन में एम एस। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट और मास देके, एरिया देके, है ना, ये तीनों चीज़ें दे रखी हो, और हमें फिर पूछे कि रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, तो हम ऐसे याद रखेंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 अपॉन एम एस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू पावर अपॉन एम एस। ओके, एक कॉम्प्लिकेशन तब हो जाती है जब टेम्परेचर सराउंडिंग का भी दे दें और बॉडी का भी दे दें, तब हम क्या करेंगे कि जो पावर जो ली है हमने, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, जब कुछ ना मेंशन हो तो ये लिखेंगे सिग्मा ए टी की पावर 4। जब टेम्परेचर सराउंडिंग और बॉडी दोनों का दे दे तो हम क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, ये टी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, और सराउंडिंग का भी दे दिया उसने इस बार, तो टी सराउंडिंग की पावर भी 4, ऐसे करेंगे। ऐसी गलती मत कर देना कि पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4, ऐसा नहीं करना, टी की पावर भी 4 करनी है, टी सराउंडिंग की पावर भी 4 करनी है। और ये हमने पूरा पढ़ लिया। फिर है रेट ऑफ हीट लॉस, डेल्टा क्यू बाई टी, है ना, रेट ऑफ हीट लॉस यानी कि पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग यानी कि डेल्टा टी बाई टी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखना। इसी के साथ हमारा ये जो थर्मल है पूरा हुआ अच्छे से। ऑल द बेस्ट।